नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2026 जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर 6 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी को है, उनके लिए साथियों टॉप 50 साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगली शिफ्ट वालों के लिए, तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। क्वेश्चन साइंस के जो है हमेशा से आपको एनसीईआरटी के कराते हैं, क्लास 10 तक के एनसीईआरटी को। इस वीडियो में क्लास 9th और 10th के वो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के जहां से रेलवे ने क्वेश्चन अब तक पूछा है, जो कि आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आज आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, जिनका पेपर नहीं हुआ है आप हमें इस वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज ही मैंने एक साइंस का क्लास अपलोड किया है जिसमें बायोलॉजी के पूरे 350 क्वेश्चंस हैं, टॉप 350 एक ही वीडियो में करवा दिया है। अभी जो आपका पेपर होने वाला है आरआरबी, एएलपी, जेई टेक्नीशियन के लिए, आप ग्रुप डी वाले भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग नहीं देख सकते हैं, जाकर उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, जिससे आपके बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप आसानी से जो है उनका आंसर कर पाओ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर आपका पेपर आरआरबी, एएलपी, जेई या टेक्नीशियन का किसी का भी है तो उस वीडियो को तो आप जरूर से जरूर देख ही लेना। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को किस प्रकार का वर्षा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वर्षा के दौरान आकाश से गिरने वाले हिम के टुकड़ों को किस प्रकार का वर्षा कहा जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम कहा जाता है। देखिए, आपको बता दें साथियों, मैंने ऑलरेडी जितनी क्लासेस आपको साइंस और करंट अफेयर्स की करा दिए हैं, इनफ है। आप लोग उन क्लासों को जरूर देख लेना आपके पेपर से पहले। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। बताइए, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है। देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। अगर आप भी आंसर कर रहे हैं भूतापीय ऊर्जा तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। देखिए, उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है। देखिए, करेक्ट होगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन हम इसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, उसको अनिषेक जनन हम कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, ध्यान से देखिएगा। तो परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं। देखिए, राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं भाई, याद रखना। परिवर्तनशील चुंबकीय माध्यम से विद्युत धारा के उत्पादन की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिर ऊतक के रूप में पाया जाता है। बताइए, मानव शरीर में कौन सा ऊतक है जो सबसे कठोर और अस्थिर ऊतक के रूप में पाया जाता है। देखिए, राइट होगा अस्थि यानी बोन्स। बोन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। अभी न्यू क्लासेस आएंगी आपके आगामी रेलवे परीक्षाओं के लिए, तो उन क्लासों को आपको जरूर देख लेना है। तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, करेक्ट आएगा फिलोटैक्सी के रूप में, याद रखेंगे फिलोटैक्सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तने या शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है, तो फिलोटैक्सी के रूप में। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। मैंने कितनी बार बताया है कि 4 कक्षाएं होती है, KLMN, ठीक है साथियों। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, इसको निकालने का सूत्र होता है 2n²। कितनी बार मैंने पढ़ाया है, और तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या डैश के घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केलेमाइन, ठीक है।
देखिए चींटी के काटने से होने वाले अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा या फिर केलेमाइन, याद रखना केलेमाइन घोल जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है को रगड़कर बेअसर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार के गैस को उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल जो हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके किस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो कोई भी अम्ल हो, ठीक है, जब वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है भाई। ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, जब हम सोडियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो एक तो आपका NaCl बनता है सोडियम क्लोराइड, और साथ में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है ना ये आपका बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक जल के अणु में डैश हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। बताइए प्रत्येक जल के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो प्रत्येक जल के अणु में, ये रहा जल साथियों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं। एक तो आपका ऑक्सीजन का परमाणु आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु है ना यहाँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, ये एक बहुत ही जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है। नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो टिंचर आयोडीन जो है कफ सिरप और कई टॉनिक की तैयारी में निम्नलिखित में से किसके उपयोग से किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनमें से किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है। देखिए राइट आंसर होगा गैल्वेनीकरण में। गैल्वेनीकरण जिसको यसद लेपन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं ना साथियों। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। बताइए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए गणनाएं की थी। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ बोस ने। सत्येंद्रनाथ बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है वो कौन सी है, अगर आपसे पेपर में पूछे तो याद रखना बोस आइंस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कई प्रतिरोध डैश क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जब कई प्रतिरोध किस क्रम में, तो याद रखना समानांतर क्रम में। जब कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका जो, ठीक है, उनका जो संयुक्त प्रतिरोध होता है ना, इनमें जो सबसे न्यूनतम प्रतिरोध होता है इससे भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। सबसे कम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान कीजिए। सबसे कम प्रतिरोधकता वाला चालक इनमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए सबसे कम प्रतिरोधकता वाला जो चालक है वो है आपका चांदी। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम प्रतिरोधकता वाला चालक है, इसीलिए तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। बताइएगा देखिए आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, ग्रेगर मेंडल। निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है। तो मनुष्य में बोनापन इनमें से किसके लिए आता है ये आपको बताना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए राइट होगा जाइलम। जाइलम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण औषधीय गुण होते हैं। देखिए तुलसी का जो पौधा होता है उसमें औषधीय गुण होता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए फेनोल्स और
फ्लेवेनोइड्स के कारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह किस समूह के होते हैं, ये बताना है। जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह किसके होते हैं, किस समूह के होते हैं, तो थैलोफाइटा समूह के होते हैं। थैलोफाइट या थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है, यह भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। अगर आप भी आंसर कर रहे हैं लैंगिक प्रजनन तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है, तो याद रखिए प्रजनन भाई, प्रजनन करेक्ट आंसर होगा, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, डैश रक्त का तरल भाग है जिसमें 90 to 92% जल और शेष 7% to 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा, याद रखिएगा साथियों। प्लाज्मा जो होता है ये रक्त का एक तरल भाग होता है जिसमें 90 से 92% तक केवल जल होता है और शेष 7 से 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में कौन सा बोलो इंपॉर्टेंट यार, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होता है प्रोटीन का रासायनिक सूत्र बताना है, जो कि होता है C3H6। प्रोटीन है, प्रोपेन नहीं, प्रोटीन, C3H6 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ क्षारक है साथियों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्लभ क्षारक का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा एक दुर्लभ क्षार है, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है, ए में लिखा हुआ है ठोस का आयतन निश्चित होता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ये गलत है। ठोस दृढ़ होते हैं, बिल्कुल। ठोस लगभग असंपीडनीय होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, या इस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी होती है। देखिए जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर, ठीक है, जब कार्बन भाई ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसको क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, दहन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। ए में है उनका स्वाद कड़वा होता है, ये तो बिल्कुल सही है। वे नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत है, क्योंकि क्षार नीले लिटमस को लाल नहीं, नीले लिटमस को लाल तो अम्ल करता है ना, क्षार करता है लाल लिटमस को नीला, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो यही गलत होगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए सी भी सही है कि वे अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, उन्हें बेअसर कर देते हैं, बिल्कुल। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी सही है। बी गलत है, तो बी ही आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन स्केल पर वह तापमान कितना होगा, मैंने कितनी बार पढ़ाया है कि डिग्री सेल्सियस से जब भी आपको केल्विन में बदलना हो सिंपली उसमें 273 ऐड कर दीजिए, तो आपका मान निकल के आ जाएगा 351 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, साथियों बताना इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, भाई खोया है, पनीर है, मलाई है, गुड़ जो है ये डेयरी उत्पाद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, गुड़। नेक्स्ट है, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है भोजन में इनमें से किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग करते हैं, तो स्टार्च की मात्रा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, स्टार्च की। इनमें से किस पौधे में बहुरंगीय पत्तियां होती हैं, बताइए इनमें से कौन सा पौधा है जिसमें बहुरंगीय पत्तियां होती हैं। करेक्ट होगा क्रोटन में, साथियों याद रखना क्रोटन, ये क्रोटन एक पौधा है जिसमें बहुरंगीय यानी विभिन्न प्रकार के रंगों की पत्तियां पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALP 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्रोटन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक लेस
माइक्रो तत्व है? बताइए इनमें से कौन सा एक लेस माइक्रो तत्व है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैग्नीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रो है, माइक्रो तत्व है भाई। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए ए में लिखा हुआ है ऑनरिस रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो सही नहीं है, यही तो आपका आंसर हो गया। फिर बाकी ये तीनों सही होगा। देखिए थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की थी, बिल्कुल सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है और आपको गलत ही चुनना था, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव अनिम्नकरणीय है? बताइए जैव अनिम्नकरणीय यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो देखिए बहित मल, कागज, ये सभी तो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन डीडीटी जो होता है ना, डीडीटी, ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अनिम्नकरणीय पदार्थ है, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं क्या? तो किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा उत्पादक कहलाते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। ये जो चैप्टर है एनवायरनमेंट, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला में बताना है आपको, ध्यान रहे। ये बताओगे अगर घास बकरी शेर, तो क्या ये बकरी शेर जल में होता है? नहीं, घास जलीय, ये भी नहीं। कीट मछली मनुष्य घास, ये मनुष्य है ना, तो ये गलत हो गया। बी केवल सही है। शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये तीनों जलीय प्राणी है, तो ये जलीय आहार श्रृंखला बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? बताइए निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को। जंगली जानवर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल। हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, फूल और पत्ती, ये तो उत्पादक है। उपभोक्ता पूछा है तो जंगली जानवर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसी परिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक कौन से होते हैं? तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पदार्थ है? बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ है भाई? तो देखिए वायु जो है ना, ये पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। शीत, स्नेह, घृणा, ये तो पदार्थ नहीं है। ठीक है, वायु पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए जब कोई भी गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो इसी को हम संघनन कहते हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? साथियों बताइएगा निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? देखिए करेक्ट होगा मिट्टी का तेल प्लस जल। मिट्टी का जो तेल है और जल है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। बाकी देखिए चीनी और जल, ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। साधारण नमक और जल, ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिटकरी और जल, ये भी जो है साथियों समांगी मिश्रण का उदाहरण है। लेकिन मिट्टी का तेल और जल जो है, ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? तो साथियों नारियल का रेशा जो होता है ना, याद रखना स्क्लेरेनकाइमा नामक उत्तक का बना होता है। और ये जो उत्तक होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये बिल्कुल मृत होती है, डेड सेल होती है, मृत कोशिका होती है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस उत्तक में पाई जाती है? करेक्ट आएगा उपास्थि में, उपास्थि यानी कार्टिलेज में। नेक्स्ट है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका का पूछा है ना, तो पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, ये तो साथियों कोशिका भित्ति होती है भाई, सेल वाल होती है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगर जंतु कोशिका का पूछता, एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो होता है प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली, जो आप बोल लो। देखिए पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ है जो कि पाया जाता है? याद रखिएगा कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में
कौन सा पदार्थ है जो कि पाया जाता है, तो कैरोटीनॉइड। ठीक है। नेक्स्ट, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है साथियों, बताइए। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है, तो इसी गुण को तो हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जड़त्व। नेक्स्ट, बल यानी F, द्रव्यमान यानी m तथा त्वरण यानी स्मॉल a का संबंध क्या होता है, तो F = ma। ये न्यूटन के द्वितीय गति का उदाहरण है साथियों। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका आंसर बताइएगा कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी, तो अभी मैंने बताया था F बराबर होता है m × a। m का मान 2, a का मान यहाँ 5 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे तो 10 न्यूटन आपका मान निकल के आएगा, क्योंकि बल की इकाई न्यूटन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10 न्यूटन। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। साइकिल का, कार का, रेलगाड़ी का या बस का? इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में बताना क्वेश्चंस कैसे थे और आपका पेपर कब है। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।